lovely people, welcome back to my channel Ranika Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है वो यूनिट तो पहले वो देखना, उसके बाद यूनिट 4 करेंगे और यूनिट 5 पे आपका कल परसों में अपलोड हो जाएगा। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम आगे के सब्जेक्ट्स देखेंगे। ओके, साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं कुछ मॉरल क्वेश्चंस शेयर करूँगी आपके साथ, तो आपको वो मॉरल क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे भेजना है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए यूनिट 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट जानेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम पियाजे थ्योरी जानेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब देखो, पियाजे हो गया, वाइगॉट्स्की हो गया, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, इनका आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है, क्योंकि सिर्फ डीएलएड में नहीं, या आप आगे सीटेट देखोगे तब भी आपको पियाजे की थ्योरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वाइगॉट्स्की की थ्योरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, आप जब केवीएस की तैयारी करोगे, आप जब DSSS की तैयारी करोगे, तो हर जगह आपको ये पियाजे और वाइगॉट्स्की की थ्योरी जो है पढ़ने को देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल रेफरेंस टू द रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट। ये हमने हर यूनिट में देखा है कि टीचर्स और पेरेंट का क्या रोल होता है किसी भी काइंड ऑफ डेवलपमेंट में। उसके बाद हम वाइगॉट्स्की के बारे में देखेंगे, इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर क्या ख्याल है, सोशल डेवलपमेंट को लेकर क्या है, और फिर हम कुछ क्लासरूम एप्लीकेशंस देखेंगे ऑफ थ्योरी ऑफ पियाजे एंड वाइगॉट्स्की। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो जो ये वर्ड है कॉग्निटिव, है ना, जो वर्ड है कॉग्निशन, ये आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है टू लर्न और टू नो, ठीक है, कि हमें कितनी ज़्यादा नॉलेज है, यही हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम कितनी लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहे हैं, यही हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या क्या होता है आपका, रिसीविंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग और इवैल्यूएटिंग। कॉग्निटिव स्किल्स क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, और इमेजिनेशन अपने माइंड में करना, ठीक है, और मेमोरी, आपकी मेमोरी अच्छी हो। तो ये सारे आपके कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं। आगे चलते हैं, एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। सबसे पहले सेंसरी डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका सेंसेस से रिलेटेड होता है कि अगर आपके सेंसेस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितने सेंसरी डेवलपमेंट है आप में, जैसे आप कैसे साइट, टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, यही हमारी सेंसरी डेवलपमेंट होता है। हम कैसे सेंसरी डेवलपमेंट हमारी कितनी है, हमारी कितनी सेंसेस जो है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं बच्चे की। सेकेंड, मेमोरी जो होता है एक मेंटल प्रोसेस होता है, जिसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है कॉन्सेप्ट्स का, जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी इसमें आती है। 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी सिस्टम होता है, सेंसरी मेमोरी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। ऐसे ही ये जो है हमें हेल्प करते हैं लॉजिकल थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट आ जाता है रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग। रीजनिंग जो होता है वो मेजर कॉम्पोनेंट होता है लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का। इस प्रोसेस में हम जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और कंक्लूजन निकालते हैं, रूल्स बनाते हैं। रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो करते हैं। और जो ये लॉजिकल थिंकिंग होती है, ये रीजंस और सिक्वेंशियल थिंकिंग पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है कि हम अपनी प्रॉब्लम को, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमारी लाइफ से रिलेटेड हो या फिर हमारी मैथ प्रॉब्लम हो या फिर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो एक बच्चा उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व कर पा रहा है, यही हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। उसके बाद जजमेंट और डिसीजन मेकिंग देखें तो जजमेंट और डिसीजन मेकिंग कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। जजमेंट में हम इवैल्यूएट करते हैं हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग, हमारे ओपिनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वाइल जजमेंट में वी ड्रॉ
हम क्या कर रहे हैं, इन्फरेंस या कॉन्क्लूजन निकाल रहे हैं। वी रीच डिसीजन मेकिंग में आपका क्या हो रहा है, सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, चॉइसेस ले रहे हैं। तो जजमेंट में हम कॉन्क्लूजन सुना रहे हैं और डिसीजन मेकिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और कुछ चॉइसेस जो है उनके बीच जो है चूज कर रहे हैं। उसके बाद लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज की वजह से ही हम एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ों के बारे में, अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में सामने वाले को समझा पाते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस हो गया। आफ्टर सेंसरी इनपुट रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, मैनिपुलेटेड, इलैबोरेटेड एंड यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। इसी को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कह रहे हैं। तो हमारा थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के। वैसे ही इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी हो गया। इमेजिनेशन हमारी मेंटल एबिलिटी है कि हम रियलिटी से आगे जाके कुछ देखें, रियलिटी के आगे जाके कुछ सीखें। तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जो होते हैं ये भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट ही होता है। उसके बाद मेटाकॉग्निशन जो होता है वो ये होता है कि हम खुद के मेमोरी के बारे में, खुद के बारे में जान पा रहे हैं, खुद से लर्न कर पा रहे हैं, यही मेटाकॉग्निशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कॉग्निटिव प्रोसेस का, क्योंकि इसी से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट इन जनरल आइडिया होता है, एन आइटम इन थिंकिंग दैट स्टैंड्स फॉर अ जनरल क्लास। अब कॉन्सेप्ट इज कंप्राइज ऑफ इट्स नेम, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज विदाउट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक बच्चा जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, बच्चा अच्छे से सोच नहीं पाता है। अब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसे होगा ये देखो। सबसे पहले ऑब्जर्व, बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को अपने आसपास, कंपेयर करेगा चीज़ों को एक दूसरे के साथ, डिफरेंसेस देखेगा। एब्स्ट्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, बच्चा जो है वो सिमिलर एट्रीब्यूट्स को एक साथ कर देगा और एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करेगा। जनरलाइजेशन, उस एक चीज़ को हम बच्चा जो है वो जनरल कर लेगा। फॉर एग्जांपल हम जब ABCD बोलते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक के बाद क्या आएगा, क्योंकि हमने उस चीज़ को जनरल कर लिया है। हमें उसमें हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो क्या हो गया, जनरलाइज हो गया है। वैसे ही डेफिनेशन फॉर्मेशन, उसके बाद बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को फॉर्म कर लेगा एक डेफिनेशन के साथ और एक मीनिंग के साथ। इसके बाद आ जाता है हमारा स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी स्टेज वाइज डेवलपमेंट होती है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज पे देखें, जो कि बर्थ से 2 साल तक होता है, हर यूनिट में हम देखते आ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब भी आप कॉग्निटिव सुनो, क्योंकि आप आगे चल के मे भी कन्फ्यूज हो सकते हो सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, मोटर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिर्फ एक वर्ड में याद कर लो और उसके बाद आपको सब याद आ जाएगा कि कॉग्निटिव, जहाँ भी आप वर्ड देखो आपके माइंड से रिलेटेड होगा, आपके ब्रेन से रिलेटेड होगा। अब ब्रेन से रिलेटेड होगा तो लॉजिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सारी स्किल्स आ जाएगी। तो सिंपल एज दैट, बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट, बस समझने की देर होती है। और किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, ये मैटर करता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप ऑलरेडी अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको क्या वर्ड्स चूज करने, आपकी आंसर फ्रेमिंग कैसी होगी, इन सब चीज़ों पे भी हम आगे चल के बात करेंगे। आगे वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे हर यूनिट के। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए। अब देखो इन्फेंसी स्टेज पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। न्यूनेट्स जो होते हैं, यानी कि जो छोटे होते हैं बच्चे जो होते हैं, स्टार्टिंग एज होती है, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर करते हैं। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर मतलब हाथ पैर हिला दिया, ठीक है, बस ये सारी हाथ पैर हिला रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव बिहेवियर करते हैं। अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट को देखने के लिए मोटर बिहेवियर करते हैं, यानी कि हिलते डुलते हैं। कोऑर्डिनेट करते हैं अपने सेंसेस के साथ, टच और टेस्ट करते हैं। इंटेंशनल और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो बिगिन हो जाता है इस एज में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक थॉट बच्चे में आने लग जाते हैं। बच्चा जो है इनविजिबल और विजिबल इमिटेशन, यानी कि जो पेरेंट कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे होते हैं छिक छिक ऐसे करते हैं, तो बच्चा भी ऐसे एक्टिंग करता है, इमिटेट करते हैं। सो डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये भी आप ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो एबिलिटी होती है वो बच्चे में स्टार्ट हो जाती है कि एक चीज़ अगर दूर चली गई तो
वो अभी भी है। अगर आपको नहीं दिख रही, इट मीन्स ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, वो अभी भी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, यानी कि 2 से 5 से 6 साल के बीच में जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्यूरियोसिटी, बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है कि हमें कुछ नया सीखना है। ऐसा होता है ना, बच्चे जो होते हैं फर्स्ट सेकंड के बच्चे भी होते हैं, उनको हमेशा हर चीज़ जानने की वो रहती है, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने की। वैसे ही रैपिड डेवलपमेंट होती है वोकैब में और लैंग्वेज में। चाइल्ड जो होता है इस एज में, उसमें ईगो सेंट्रिक थिंकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इमेजिनेटिव और क्रिएटिव प्ले बच्चा खेलता है, सिम्बल्स का यूज़ करता है, लैंग्वेज का यूज़ करता है, मेमोरी का यूज़ करता है, और नॉन लॉजिकल नॉन रिवर्सिबल मैनर थिंकिंग जो है बच्चा करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें लेटर चाइल्डहुड स्टेज में, यानी कि 6 से 7 साल से 12 साल तक के बच्चे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे के कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम एंड डिस्टेंस का, कि टाइम कैसे देखते हैं, स्पेस क्या होता है, ठीक है, और डिस्टेंस का क्या सीन है, क्योंकि बच्चा उसके बारे में पढ़ने लग जाता है, अपनी साइंस की बुक में पढ़ने लग जाता है, मैथ्स की बुक में टाइम के बारे में पढ़ने लगता है। इंजॉयज प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स एंड एक्टिविटीज़। बट इस एज में बच्चों को, कुछ बच्चों मतलब मोस्टली बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो वो खुश हो जाते हैं। वहीं डेवलपमेंट होता है इंटरेस्ट और हॉबीज़ का। डे ड्रीमिंग में वो इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है, बिगिन टू डेवलप सेंस अबाउट सोशल इशूज़ और लॉजिकल और कॉन्क्रीट थिंकिंग करते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखिए एडोलेसेंस स्टेज में, यानी कि 12 से 18 साल के बीच जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, वो क्या होते हैं कि थिंकिंग जो है अब मल्टी डायमेंशनल बन जाती है, यानी कि बच्चे जो है प्रॉब्लम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। सेकंड, कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, स्टार्ट थिंकिंग इन रिलेटिव टर्म्स। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होता है इनका हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव और साइंटिफिक थिंकिंग का, यानी कि वो अच्छे से देख पाते हैं चीज़ों को, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, अपने खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, एंड कैन ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स टास्क विद लिटिल और नो सपोर्ट। जब बच्चे को नहीं भी सपोर्ट मिलेगा तब भी वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, तो वो स्किल जो है बच्चे में डेवलप हो जाते हैं इस स्टेज पे। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या फैक्टर्स है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर में आपके वही सब लिखना है, आपने जो अभी पढ़ा है, सेंसरी डेवलपमेंट हो गया, ये अफेक्ट करेगा। इंटेलिजेंस, कितना IQ है, ये इफेक्ट करेगा, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। हेरिडिटी, तो हेरिडिटी भी इफेक्ट करेगी, अगर बच्चे में हेरिडिटरली कोई डिजीज़ आ गई है, पेरेंट्स से बच्चे में आ गई है, तो वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स हो गया, बच्चे कैसे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, फैमिली कैसी है, क्या फैमिली में बच्चे को डेवलप होने का मौका दिया जा रहा है, क्या बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करा जा रहा है जिससे उसका ब्रेन जो है वो और ज़्यादा सोच पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा, उसको मौका दिया जा रहा है ये सब करने का। तो ये फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है बच्चे की मोटर आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी और मोटर डेवलपमेंट में भी। आगे अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को दी जा रही है सीखने के लिए। नेबरहुड और सोशल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करेगा। और प्ले, कैसा प्ले बच्चा खेल रहा है। प्ले जो होता है वो चाइल्डहुड का वर्क होता है, हमने प्ले वाली यूनिट में देखा है, यूनिट 2 में हमने प्ले के बारे में पढ़ा है अच्छे से। तो ये जो होता है प्ले भी इफेक्ट करता है आपके किसको, मोटर डेवलपमेंट को भी करता है, साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी करता है। अब पियाजे की थ्योरी के बारे में देखें तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं। बच्चे जो होते हैं अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं, सीक्वेंस से गुजरते हैं लर्निंग की, और ये जो स्टेजेस होती है वो यूनिवर्सल होती है, यानी कि हर जगह आपको हर बच्चे में देखने को मिलेगी। बच्चे एक जैसा नहीं सोचते हैं, बच्चे ऐसा नहीं सोचते जैसे एडल्ट सोचते हैं। बच्चे जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेज जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, और वो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो इनके और ये जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं और प्रीवियस नॉलेज को
प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं अपनी दूसरी नॉलेज आगे चल के नॉलेज को बनाने के लिए और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो मैच्योरेशन हो गया, ये इफेक्ट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। सोशल एक्सपीरियंस, कैसा सोशल इंटरेक्शन है पेरेंट्स के साथ, नेबरहुड के साथ, पीयर्स के साथ, लर्निंग, सोशल ट्रांसमिशन ऑफ टीचिंग और इक्विलिब्रियम यानी कि इन्नेट टेंडेंसी टू मेंटल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें पियाजे के अकॉर्डिंग ये फैक्टर्स हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या प्रोसेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें आप क्या देखोगे, अडैप्टेशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन और ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम। अब पियाजे जो है वो स्कीम्स का वर्ड यूज़ करते हैं, स्कीमास, ऑपरेशंस, अडैप्टेशन, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है, तो जो स्कीमा होता है, स्कीम, ये क्या होता है, एक सेट ऑफ बिहेवियर होता है, ये वो नॉलेज होती है जो ऑलरेडी बच्चे के माइंड में होती है, ठीक है। ऑपरेशन जो है वो मेंटल एक्शन होता है और ये लॉजिकल वे में एक्ट करता है, जिसमें बच्चा जो है इन्वायरमेंट को देखकर ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग। और अडैप्टेशन क्या है, जब बच्चा एक नई इंफॉर्मेशन को, नई चीज़ को अपने माइंड में स्टोर कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ नया सीख रहा है, तो वो अडैप्टेशन होती है। अब इसमें ही हम देखेंगे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जब एक नया एक्सपीरियंस अडैप्ट हो रहा है एक्सिस्टिंग स्कीमा में। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अपने घर पे, बच्चे के पेट है डॉग, ठीक है, तो वो डॉग को बाहर जाता है बच्चा, तो बाहर जाके वो डॉग को देखता है और सेम फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम होता है, तो वो जो डॉग का स्कीमा उसके माइंड में बना हुआ था, जब वो बाहर देखेगा डॉग को तो उसी उसी स्कीमा में वो दोबारा एडजस्ट कर लेगा, ऐड कर लेगा। तो यही हमारा एसिमिलेशन होता है। और अकोमोडेशन का मतलब होता है कि कुछ नई इंफॉर्मेशन को हमारे अपने अंदर हमने ग्रैब करा। प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो है वो तो है ही, उसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन को हमने अपने माइंड में स्टोर करा। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा, उसके घर में डॉग है, तो अब वो बाहर जाके डॉग नहीं देखता है, वो कैट को देख लेता है। तो अब डॉग और कैट के डिफरेंसेस है ना, उनके बीच में डिफरेंसेस है, तो डॉग का अपना अलग स्कीम है और एक नया अडैप्टेशन वो कर लेता है कैट का, तो इसी को हम कह रहे हैं एकोमोडेशन, ठीक है। तो यही सब है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टेजेस, आपके आते हैं अलग अलग स्टेजेस में, कैटेगरीज में बांटा गया है। सेंसरी मोटर स्टेज हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो गया, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज हो गया, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको इतना यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये टेबल है जो कि जिसमें बहुत आसान तरीके से बता रखा है अलग अलग स्टेजेस के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये टेबल अगर आपने पूरा अच्छे से 3-4 बार अपनी नोटबुक में लिख लिया बिना देखे, तो ये टेबल आपको हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा आपके माइंड में। और साथ ही साथ सीटेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन फ्यूचर सीटेट तो देना ही देना यार। तो सीटेट अगर आप साथ साथ सीटेट का भी प्रिपेयर कर लो तो कितना बेटर रहेगा कि आधे कॉन्सेप्ट, आधे जो टॉपिक्स है वो तो आपको ऑलरेडी आते होंगे, आपके डीएलएड की बुक में ही दे रखे हैं, और उससे बाहर कुछ ऐसा आता नहीं है। जो एडिशनल टॉपिक्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हो अलग से, बट ये सारी चीज़ें तो आती ही आती है ना, तो इसको अच्छे से हम सीटेट के लिए भी पढ़ते हैं और अपने पेपर के लिए भी पढ़ते हैं। तो चलो, इसमें सबसे पहले स्टेज आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से 2 साल तक का होता है। इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसेस के थ्रू एक्वायर्ड होती है। नॉलेज जो है वो स्ट्रक्चर होती है थ्रू मोटर एक्टिविटीज़ एंड रिफ्लेक्स एक्शन। स्कीम्स जो होती है उसमें एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है वो फॉर्म्ड होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है और मेमोरी की डेवलपमेंट होती है। वहीं प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो जो कि आपकी 2 से 7 साल के बीच की होती है, तो इसमें थिंकिंग जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है थ्रू सिम्बल्स। 2 स्टेजेस होते हैं ऑफ बिल्डिंग स्कीमास, प्री कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड इंट्यूशन rather देन लॉजिक्स, ठीक है। एनिमिस्टिक व्यू होता है इसमें, और साथ ही साथ एनिमिस्टिक व्यू का मतलब होता है कि जैसे बच्चा टॉय है तो टॉय को भी ऐसे उन टॉयज़ के साथ भी ऐसे ट्रीट करता है कि उसको खाना खाना है, उसको सोना है, तो ये एनिमिस्टिक व्यू होता है बच्चे में। लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है और साथ ही साथ सेंट्रलाइजेशन और ईगो सेंट्रिज्म होता है। नेक्स्ट देखें तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 से 12 साल तक का होता है। ये इनकी जो नॉलेज होती है वो बेस्ड होती है लॉजिक्स और कॉन्क्रीट थिंकिंग पर। स्कीमास को एक्वायर करते हैं, बिगिन टू अंडरस्टैंड क्लास,
इंक्लूजन एंड कंजर्वेशन, यूज ऑफ सिम्बल्स इन राइटिंग, रीडिंग, ड्राइंग, डिसेंट्रलाइजेशन होता है और क्लासिफिकेशन और सीरिएशन होता है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज देखे जो कि 12 साल से शुरू होता है। इसमें क्या होता है, नॉलेज जो होती है वो जनरेट होती है और डिडक्टिवली जनरलाइज होती है टू पर्टिकुलर सिचुएशन। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग होती है, एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म होता है और सिस्टमेटिक और साइंटिफिक थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजे थ्योरी। ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने अभी तक पढ़ी है। सेंसरी और मोटर प्ले होता है, इसमें कंस्ट्रक्टिव प्ले होता है, ठीक है, इमेजिनेटिव प्ले बच्चा खेलता है, यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट और विजुअल टीचिंग एड्स करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स और एक्टिविटीज़ प्ले करेगा बच्चा, डिस्कवरी लर्निंग करेगा, ठीक है। तो ये मेजर आइडियाज़ दे रखे हैं जो पियाजे के वर्क से हमें मिलते हैं, इसको आप रीड करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट टॉपिक वाइगॉट्स्की का सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनका क्या मानना है कि सोसाइटी जो होती है ना, इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये मानते हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके वाइगॉट्स्की थ्योरी के। तो सबसे पहले बच्चा जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को अपने सोशल फ्रेमवर्क से, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वहाँ से, जैसे लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है उससे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चा जो है, बच्चे की जो लर्निंग होती है वो सपोर्ट होती है बाय पेरेंट और टीचर्स। नेक्स्ट, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चिल्ड्रन जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को बाय वर्किंग विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। उसके बाद थॉट और लैंग्वेज जो होती है वो इनिशियली सेपरेट होती है एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। उसके बाद ये जो थॉट और आपकी जो लैंग्वेज है वो मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, वो कि जो कि है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का सबसे पहले मतलब समझ लो। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि सपोर्ट मिल रहा है बच्चे को टू द चाइल्ड ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस और वाइल डूइंग एनी टास्क एक्टिविटी बाय देयर टीचर्स, पेरेंट्स और मोर नॉलेजेबल पर्सन। यानी कि जब भी बच्चा कोई भी कुछ लर्न कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो सपोर्ट दिया जा रहा है बच्चे को किसी भी पेरेंट हो गया, टीचर हो गया, उनके द्वारा। यही हमारी स्कैफोल्डिंग होता है कि पूरी तरह से मदद नहीं करनी है, थोड़ी सी मदद उनको करनी है और सपोर्ट देना है कुछ नया सीखने के लिए। नेक्स्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑफ स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि ये एक क्या है, ये है जितना आप सीख सकते हो। यानी कि आपने डीएलएड की सारी वीडियोस देख ली तो आप इतना सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आपने, क्योंकि कम वीडियोस अपलोड हुई है ना, अभी तो सिर्फ सीडी की फर्स्ट ईयर की चाइल्ड डेवलपमेंट की 4th यूनिट पे पहुंचे हम, तो अभी आपकी जो लर्निंग है वो इतनी है। तो आपकी ये करंट डेवलपमेंट है, ये आपकी क्या है, करंट डेवलपमेंट है। और जब आप सारी वीडियोस देख लोगे, जब सारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी और सारी वीडियोस आप देख लोगे, तो आपकी डेवलपमेंट इतनी होगी। तो ये आपकी पोटेंशियल डेवलपमेंट है। यही होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, दोबारा समझो कि जो आपकी पोटेंशियल डेवलपमेंट है वहाँ तक पहुँचे आपकी करंट डेवलपमेंट से। आपकी करंट डेवलपमेंट बस इतनी है, अब वीडियोस अपलोड होगी, आप देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे और देखते देखते जब आप सारी वीडियोस देख लोगे तो आपकी जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है आप उस तक पहुँच जाओगे। तो यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट अब आ जाता है प्ले का इंपॉर्टेंस। यही बता रखा है जो कि हमने यूनिट 2 में भी देखा, तो ये हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है ऑफ वाइगॉट्स्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें कि बोल रखा है इमोशनल सपोर्ट और फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चे को बाय पेरेंट और टीचर्स। प्रमोटिंग हाई लेवल थिंकिंग, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, बच्चे को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। को करिकुलर और सोशल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग को इंकरेज करना चाहिए। डिस्कवरी मेथड को इंकरेज करना चाहिए कि बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और डिस्कवर करेगा। इंपॉर्टेंस टू प्ले एक्टिविटीज़, एम्फेसिस ऑन स्कैफोल्डिंग, यानी कि आप क्या करोगे, सिर्फ एक सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, स्पून फीडिंग नहीं करोगे।
उसके बाद आ जाता है कुछ वाइगॉट्स्की के आइडियाज़ दे रखे हैं, जैसे कि आज के हमने पढ़े वही सारे आइडियाज़ ऐसे दे रखे हैं, जिसमें आपको ZPD तो बिल्कुल ऐड करना ही है, जो कि हमने अभी देखा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो तो आपको ऐड करना ही करना है वाइगॉट्स्की में। अब ये है कुछ मॉडल क्वेश्चंस, इन मॉडल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे और टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टा पे मुझे शेयर करोगे, मैं चेक करके आपको बताऊंगी आपने क्या गलती करी है। तो ये आपका होमवर्क है और आपको ये होमवर्क करना है और मुझे भेजना है और मैं आपको चेक करके दूंगी। आपको टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।